बेटा इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने पावर, इंटेंसिटी वगैरह ये सारी चीजें देखी थी, राइट। और मैंने कहा था ये सारी चीजें किस वाली वेव्स के लिए वैलिड हैं? ट्रांसवर्स वेव्स के, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए सारी चीजें वैलिड नहीं। समझ में आता है? वैलिड क्यों नहीं है? वैसे तो क्वेश्चन सही है, बट तुम्हारे लेवल थोड़ा सा हो सकता है बाहर जाए, लेकिन मतलब देखो, आपने पूछा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए सारी चीजें वैलिड क्यों नहीं, ठीक है। मैं मान के चल लेता हूँ 1% को आप लोगों के लिए मान के चल लेता हूँ कि ये वैलिड, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें करने होते हैं तो बेटा हमें एक केस लेके चलना पड़ता है कि मान लिया कि वैलिड है। क्या बोला मैंने? कि मान लिया कि वैलिड है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मान लो मेरे पास कोई एक वेव थी, लेट्स से ये है P और Q, राइट। और ये वेव मेरे पास है अभी R और S डिस्टेंस, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये इनिशियली यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x पर है, और ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x प्लस dx पर, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप लोगों को पता है वेव प्रोपोगेट आगे डायरेक्शन में होती है, ऊपर नीचे वाला सीन तो है नहीं, 90 डिग्री वाला सीन तो है नहीं, परपेंडिकुलर या पैरेलल उसमें तो है नहीं ऐसा कुछ। सिंपल क्या है, जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उसी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स भी जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव की कहानी तो यही होती है, ठीक है। कुछ समय में कोई हलचल हुई, कुछ समय बाद कोई हलचल हुई, तो इसकी वजह से जो मेरा पी क्यू वेव था वो लेट्स से कि मेरे पास ये यहां पहुंच गया P डैश Q डैश पे, और जो R S वाली वेव है लेट्स से कहां पहुंच गई मेरे पास R डैश S डैश पर। समझ में आता है? यही तो होगा ना, वेव आगे जाएगी तो ये होगी। अब इनमें ये जो ऊपर वाले से चेंज आया तो मैंने कहा लेट्स से ये y है, और इसने ये पहुंची, ये वाला मेरे पास क्या आ जाएगा y प्लस dy है, राइट। क्लियर? यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पूछा कि सर लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये सारी कहानी क्यों नहीं वैलिड है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव्स कराए तो मैंने वेव के पार्टिकल की स्पीड dy बाई dt भी कराया और आपको dy बाई dx भी कराया, जहां पर दोनों चीजें हमारे पास कुछ ना कुछ चीज हमें बता रही थी। वेव के मोशन की कहानी बता रही थी, वेव के पार्टिकल वेलोसिटी हमारे पास ये बता रही थी, राइट। ट्रांसवर्स वेव पे तो कहानी चल जाएगी। इसमें देखते हैं, इसमें मैंने कहा इनिशियली जो मेरे पास पी क्यू आर एस, क्या बोला मैंने? पी क्यू आर एस है, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? तो वॉल्यूम क्या होता है? लेट्स से कि आपके पास इसका एरिया ए है, लेट्स से जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है, फिर ये भी शेप बन रही है, रेक्टेंगल ही बन रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका? ए हो गया, राइट। अब मैं आपसे कहता हूं, ध्यान सुनिएगा, कि पी क्यू आर एस वाला ये वाला जोन देखना जरा, ये वाला जोन मेरे हिसाब से dx है, ये x तो यहां तक है और x प्लस dx यहां तक है, तो आपसे मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल a है, तो जो वॉल्यूम आएगा पी क्यू आर एस का वो कितना हो जाएगा? एरिया इंटू dx। क्या मेरी बात ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं अगर आप लोगों से कहता हूं कि जब आपकी वेव आगे गई तो आपके पास जो रेक्टेंगल था वो आएगा P डैश Q डैश R डैश S डैश। बेसिकली यहां की वेव बढ़ के आगे गई है अगर, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहना है क्योंकि पूरी वही वेव तो गई है, इस बात का कोई दिक्कत नहीं है। तो PQRS का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास इनिशियल फाइनल का तो बराबर ही रहना है, तो ठीक है। लेकिन मैं इसका जब वॉल्यूम लूंगा PQRS का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? एरिया इनटू, अब देखो ध्यान से, आपको पूरा पहले तो लिखना पड़ेगा x प्लस dx प्लस y प्लस dy। भाई पहले तो ये x प्लस dx और y प्लस dy पूरा ले लिया, लेकिन ये वेव मेरे पास कहां शुरू, यहां से शुरू हुई थी ना, P डैश Q डैश से R डैश R S। मैं कौन सी वेव कंसीडर कर रहा हूं? जब वेव अब चली है, और वेव जब चली है बेटा तो मेरे पास P डैश Q डैश से R डैश S डैश तक पहुंची है, ठीक है। ये आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं ना, इतनी डिटेल में जरूरत नहीं थी, बट पूछा, गुड, मजा आ रहा है मुझे, ये चीज समझ में आ रही है अभी तक। लेकिन इसमें जो वेव की वाला डिलीट कर सकता हूं पोर्शन, तो इसमें से आप कह सकते हो सर आप माइनस कर दीजिए x और y, तो आपके पास अब जो बचा हुआ एरिया है ये किसका आएगा? P डैश Q डैश R डैश R S का। एरिया नहीं वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ ये। क्लियर है बेटा? क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई कट जाएगा, तो जो आपके पास ये P डैश Q डैश R डैश का वॉल्यूम, तो P डैश Q डैश R डैश S डैश
एरिया इनटू मेरे हिसाब से dx प्लस dy आ जाएगा। बाकी सब कट गया, दिख रहा है? चलेगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे को एक चीज बताओ, बस एक चीज बताओ छोटी सी, कि इसका जो वॉल्यूम था, इसका जो वॉल्यूम था ये क्या था? a डॉट डी एक्स, ये ओरिजिनल वॉल्यूम था, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है a dx डॉट dy, a dx प्लस a dy है ना। तो बेसिकली जो चेंज इन वॉल्यूम आया है वो कितना आया है? a डॉट dy तो चेंज आया भाई, a dx तो पहले से ही था भाई। नया जो वॉल्यूम आया है मेरे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो a dx प्लस a dy है, करेक्ट? तो चेंज आया वो कितना है? ये तो चेंज आया क्योंकि ये तो मेरे पास पहले से ही था, ये तो इनिशियल मेरे पास ऑलरेडी था। समझ में आती है बातें? क्लियर? ठीक है, तो ये मेरे पास चेंज कितना आ गया? a डॉट dy। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेता हूं, इस चेंज वाले को सेकंड मान लेता हूं। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, याद आ रहा है कुछ ऐसा? किसका हुआ करता था ऐसा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। गुड। सो चेंज इन वॉल्यूम आपके पास देखो आ भी रहा है। चेंज इन वॉल्यूम क्या आया? a डॉट dy। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? a डॉट dx। a से a गया, क्या आया? dy बाई dx। लॉन्गिट्यूडल वेव में अगर आप dy बाई dx करोगे तो आपके पास क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रिप्रेजेंट करता है, ना कि वेव के मोशन को। लेकिन ट्रांसवर्स वेव के लिए dy बाई dx अलग चीज रिप्रेजेंट करता है। तो बस ये तरीका था, मतलब बस एक जस्टिफाई करने का तरीका था। वैलिड इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि अगर हम इसमें dy बाई dx करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को जस्टिफाई करेगा, ना कि हमारे पास किसी वेव। समझ में आती है कहानी? आगे चल सकते हैं आज के टॉपिक पर। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो बेटा मेरे पास जो रहेगा काफी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, और एक बार दोबारा बोल दूं वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है डिट्टो सेम एज इट इज आपको 12th में मिलेगा वेव ऑप्टिक्स के नाम से। किसके नाम से मिलेगा बेटा? वेव ऑप्टिक्स के नाम से मिलेगा। और जब आपको ये चैप्टर मिलेगा तो आपको कहेगा भाई वाह, हमने तो 11th में पढ़ा था। और जिन्होंने नहीं पढ़ा था, जो सीधा 12th में आएंगे, वो कहेंगे ये कब हुआ? ऐसा भी होता है। तो भैया डिपेंड करेगा कंसिडरेशन का क्या कर रहा है क्या नहीं, इसलिए ध्यान सुनते जाना। ठीक है? वेल, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन। क्या बोला मैंने? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? थोड़ा सा सुपरपोजिशन से आपका क्या मतलब है और कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। राइट बेटा, जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसको अगर मैं देखूंगा तो आपको दो तीन चीजें पहले समझनी होंगी। एक्चुअल में जब भी हम लोग सितार, वायलिन, गिटार वगैरह बजाते हैं, जो बजाया भी था मैंने, आप लोगों के लिए गाना ही बजाया था, अब डेढ़ तो बजेगा क्योंकि मैं उस दिन याद किया था, आज भूल गया। वेल, वापस आते हैं कि ये जितने भी आप लोगों को साउंड सुनाई देते हैं, क्या ये सिर्फ साउंड के प्रोड्यूस होने से बजाते हैं? नहीं, साउंड के प्रोड्यूस होने के बाद उनमें इंसिडेंट भी होता होगा, साउंड इंसिडेंट भी होती है, कहीं कहीं रिफ्लेक्शन भी होता होगा। तो मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेव होता है, और उस कॉम्बिनेशन ऑफ वेव के इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। यानी कि जब एक वेव के ऊपर कोई दूसरी वेव जाकर अपना इफेक्ट दिखाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हाँ, अभी बताते हैं। देखो बेटा, मान के चलिए आपके पास यहां से आपने एक स्ट्रिंग फिक्स कर दी है। अभी मैं इसे आपको करके भी दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, बता रखा है ना। यहां से मैं आपको बोलता हूं कि आपकी मैंने एक रस्सी दे दी, मान के चलो, जिस पे अभी वेव चली। ठीक है, अब मैंने क्या करा बेटा, इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में ये बम्प मार दिया, बम्प पल्स मार दी, सॉरी गलती हो गई मेरे से। बम्प भी बोलता है, पल्स भी बोलते हैं, जो तुम्हें बोलना है वो बोल लेना। ठीक है, तो भैया ये मार दिया। अब ऐसे ही मैंने हल्का सा वेव इधर भी दे दिया। राइट, अब दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दिए गए वेव थे,
आपने मतलब उधर से दिया ना दूसरा, ये वाला, हाँ मतलब इधर से पकड़ के दे दिया, फिक्स नहीं चल ऐसे कर दिया, और इसको ये ऐसे दे दिया। कुछ समय के पश्चात इसमें जो कहानी आएगी, देखो लेंथ थोड़ी बदलेगी उसकी भी, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये ऐसे और ये थोड़ा सा ऐसे हो गई, आगे आगे दोनों पे। और कुछ समय के बाद ये कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और कुछ समय के बाद ये कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। क्या देखने को मिला आपको? कुछ चीज देखने को मिला। क्या मिला बेटा? पार कर जाएगी एक दूसरे को। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल आपने बोला पार कर जाएगी। एक्चुअल में होता तो यही है, एक्चुअल में होता तो यही है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता, हमें ऐसा दिखता नहीं है। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखे, राइट? देखो पहले ध्यान से बेटा, हमने जब दोनों सेम डायरेक्शन में, जिसका हमारे पास कोई भी फेज डिफरेंस अभी मैं नहीं मान के चला है, ठीक है, फेज डिफरेंस वाली कहानी रख ले लेंगे। तो मैंने जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मैंने दोनों को बम्प दिया तो हुआ क्या, ये वेव भी आगे बढ़ी और ये वेव भी आगे बढ़ी। जब ये दोनों आपस में मिलने वाले थे, तब मिलने के बाद दोनों ने क्या किया, एक बड़ा वाला वेव बनाया, और जैसे ही इस वेव को पास किए, जो ये वाली वेव आगे जा रही थी वो आगे ही गई, और जो इधर वाली वेव आई थी वो इधर आई। यानी कि जो एक वेव आती है, अगर वो दूसरे वेव के ऊपर चली जाती है, उसके बाद वो अपना इफेक्ट वापस से उसी चीज पे शो करेंगे जैसे वो आपने शुरू किया था। यहां पर देखो, ये देखो ना, ये वाली वेव यहां पे वापस आ गई है, यानी कि इस वेव के इसके इंटरमिक्स होने की वजह से इन दोनों के अपने नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वेव को। समझ में आती है कहानी? अब नीचे सबसे नीचे वाले में हाँ। दोनों वेव तो अलग अपने बेटा ये इधर आ रही थी, जब तो हमने इधर दिया था, ये पहुंच गया अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, यानी कि इन दोनों वेव पर कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज का। जब जो अब राइट वाली है, ये वाली, वो इसी साइड, हाँ ये तो हमने इसी साइड भेज रहे थे ना शुरू से ही। देखो मेरे को इसी साइड तो भेजनी थी वाली वेव, और ये वाली वेव इस साइड भेजनी थी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं उल्टा काम कर देता हूं, ये और ये, ठीक है, तो अब कहानी कुछ इस तरीके से है। हाँ अब की बार क्या होगा, देखो ये आगे बढ़ी ऐसे और ये ऐसे, कुछ यही हो गई। जब ये दोनों साथ आएंगे तो क्या होगा, नहीं ये होगा। रीजन क्या है कि इस बार दोनों ऑपोजिट हैं, अगर दोनों बराबर तो बड़ा वाला थोड़ा बच जाएगा, तो स्ट्रेट हो जाएगा, तो जहां पे बड़ा होगा उस तरफ आएगा। याद रखना हमेशा ऐड ही होंगे, ये वाले जो एम्पलीट्यूड है हमेशा ऐड ही होते हैं, बस जहां पे रिजल्टेंट, हाँ a1 प्लस a2, क्योंकि एक्चुअली नीचे तो माइनस ले लेंगे ना फिर। यार इसे a1 लूंगा, इसे a2 ले लूंगा, इसे a1 लूंगा तो इसे माइनस a2 लेना पड़ेगा ना, करूंगा मैं ऐड ही, लेकिन रिजल्टेंट तो आ ही जाएगा जाना। अच्छा इसके बाद अभी देखो क्या जाएगा, जिस तरफ मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, इधर की वैल्यू देखना इधर, इन दोनों में कॉम्बिनेशन देखो, स्पीड कम होगी, वो थोड़ा बहुत अभी देखेंगे स्पीड वगैरह क्या फर्क पड़ेगा, तो देखेंगे, देख भी लिया हमने स्क्रीन की स्पीड कैसे निकालेंगे, वो तो केस पढ़ चुके, अभी तो मैं आपको वेव समझा, ठीक है। अब देखो आगे फर्क पड़ेगा वैसे। यहाँ पर अब जो कहानी आएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, सेम, यानी कि जब ये यहाँ तक कंबाइन कर रहे हैं तभी इनमें चेंज हुआ है जो हुआ है, अदरवाइज जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी। यानी कि एक दूसरे के, चाहे वो एक साथ आए, एक फेज में आए, चाहे नीचे आए, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टाइम के लिए होता है। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत छोटे समय के लिए है, और अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में तो आ जाएगा, है ना। आराम से बैठेंगे और वेव चलाएंगे, जमीन पे बैठ के आराम से देखते रहें, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का क्लियर है? ठीक है, एक चीज सुनिए कहाँ तक के लिए वैलिड है। पहली बात तो ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन है वैलिड, बहुत ज्यादा लंबे चीजों के लिए वैलिड नहीं, छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए वैलिड। इवन अगर आप बहुत स्पेसिफिकली बोलूं तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वहां तक वैलिड है जहां तक हुक्स लॉ ओबे होता है, और आपको पता है हुक्स लॉ बहुत ज्यादा समय के लिए ओबे नहीं होता है। अगर आप लोगों को ग्राफ याद हो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, तो ये ऐसे होके हमारे पास
ए से बी तक का जोन ही हुक्स लॉ को ओबे करता था। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता था वो ए से बी तक का हुआ करता। तो ये भी अधिकतर वहीं तक वैलिड करता है जहां तक हमारे पास हुक्स लॉ ओबे करती है चीज। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आप ट्राई करोगे इसको करने का? ठीक है, नीचे बैठ जाओ आराम से, जमीन साफ है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा ये सारी चीजें दिखाने की। जो कैमरामैन है वो कैमरा संभाल ले सर, ठीक है, जो आपको बनाना है। देखो बेटा, अब कहानी क्या है, आराम से हम दोनों बैठे हुए दिख रहे हैं, दिखा दो भैया, आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, चटाई वटाई बिछा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लैब अटेंडेंट हैं? लैब अटेंडेंट लैब, अरे अच्छी है, अच्छी है। चलो अब देखो बेटा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब पहला केस में क्या होगा, सिर्फ वो वेव चलाएंगी वहां से और आपको इस स्ट्रिंग में वेव आती हुई भी दिखेगी, ठीक है, और मैं कुछ नहीं करूंगा। आप ध्यान से उसके एम्पलीट्यूड को देखना और बेटा कोशिश करना कि आप जितना ऊपर नीचे लेके जा रहे हो, देखो लाइन टू लाइन बनी हुई है ना, कोशिश करना इस लाइन से इस लाइन तक ही लेके जाओ। देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इस लाइन से इस लाइन तक ही आप जो है वेव के झटके देना, ठीक है। कोशिश करना इतना कांस्टेंट रख सकते हो क्योंकि उतना अच्छा दिखेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ह्यूमन एरर है, आपको कांसेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, यानी कि इस तरफ से स्ट्रिंग अभी मैंने फिक्स कर दी है और वहां से वेव का सोर्स यानी कि वो जनरेटर है अभी मेरे लिए, और वो वेव का सोर्स बनाएंगे। आप तैयार है बेटा? ठीक है, आप वेव दो। अब ध्यान से देखो, हाँ ऊपर नीचे बराबर करो बेटा, जितना नीचे लेके जा रहा हो उतना चला इसे। हाँ आप देखो, आपको दिख रही है वेव चलती हुई, चला इसे, अच्छे चला, थोड़ा तेज चला, गुड। अब देखो आपको वेव चलती हुई दिख रही है। अब मैंने तो कुछ किया नहीं है। अब जैसे रितिका वेव चला रही है, अब मैं क्या करता हूं, अब रोक लो बेटा एक मिनट, कॉन्सेप्ट समझो। अब मैं क्या करूंगा, वेव चलाऊंगा। तो कहानी कौन सी, अब तो कुछ नहीं हुआ, अब तो नॉर्मल कहानी वेव गई, दूसरी वेव तो जैसे कोई आई नहीं। अब मैं कह रहा हूं वेव आप इस डायरेक्शन से आ रही है और मेरी वाली वेव उस डायरेक्शन में जाएगी, तो आप देखोगे जो एम्पलीट्यूड अभी आ रहा था वो एम्पलीट्यूड उतना बराबर नहीं आएगा, कहीं पे ज्यादा भी हो जाएगा उससे और कहीं पे कम भी हो जाएगा। ज्यादा वाला केस कौन सा हो जाएगा, वो वाला जो था सर जी, हाँ, तो ये वाला जो था, ये वाला जो केस है, ये ज्यादा वाला आ जाएगा सेकंड का, और कम वाले केस में यानी कि कहीं पे वो चीज क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी, और कहीं पे वो चीज क्या होगी हमारे पास, डिस्ट्रक्टिव होगी। समझ में आता है? तो क्या हम अपना गेम शुरू करें बेटा? मजा आ रहा है? इसके ऊपर फिर रस्सी भी कूद देना बेटा, ठीक है? वाह, शुरू करें? आपको कूदनी है? अच्छा चलो, अब देखो जैसे ही वो वेव चलाएंगी मैं भी वेव चलाऊंगा, यानी कि अब हम दोनों जनरेटर हैं, वो इस डायरेक्शन में लेके आ रही है वेव को, मैं उस डायरेक्शन में। तो आपको देखना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चलो बेटा शुरू हो जाओ। ये देखो कहीं पे भी, मतलब ऐसा रस्सी तो नहीं है कि ज्यादा जा रही है, और देखो कहीं कहीं पे बहुत ऊपर भी जा रही है। थोड़ा आराम से करना है इसको, देखो आराम से करो, इसे और आराम से, इसे और आराम से। हाँ ये, अब देखो आपको दिख रहा होगा कि जब मेरी भी वेव चल रही है तो कहीं पे तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, कहीं पे बिल्कुल स्ट्रेट भी, तो स्ट्रेट तो नहीं होगी कि ऊपर नीचे है, बट कंस्ट्रक्टिव भी आपको दिख रही है और डिस्ट्रक्टिव भी दिख रही है। समझ में आ रहा है? आ रहा है, यानी कि जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है वहां पे क्या है, कंस्ट्रक्टिव। देखो यहाँ पे इतना बड़ा गैप बन रहा था, देखो इतना बड़ा इवन गैप बना, वो क्यों बना, क्योंकि वो हमारे पास कैसा था, कंस्ट्रक्टिव, और जहां जहां पे छोटे छोटे से वो वाले बने वो कैसा था, डिस्ट्रक्टिव। लेकिन जो मेरी वाली वेव जाएगी ना और जो उनकी वेव आएगी, मेरी वाली वेव का उनकी वेव के आने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक जगह पर वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनाएंगी, उसके बाद जैसे उन्होंने वो फेस पास कर दिया वो अपना आगे उसी डायरेक्शन में चलती चली जाएंगी। देखो मैं इधर से जो वेव पहुंचा रहा हूं ना वो अपने आप चल रही है, वहीं तक पहुंचेगी, उसका उनकी वेव से कोई मतलब नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है, तो ले अच्छा ऐसे तेज करेगी, नोड़ा एंटी नोडी पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें ऐसे, ठीक है? समझ में आ गया? लास्ट वाला बकवास था, वो तो मजे ले रही थी वो मेरे से, ठीक है, तो मैंने भी कर दिया भाई, मैं भी तेजी से कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को कहानी समझ में आई, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आराम से बेटा इसे कर लीजिए और रस्सी कूद, ठीक है? वो सब ठीक है, पत्ते क्या कर रहे हो वहाँ पे? कौन से पत्ते? अरे बेटा ये प्रोबेबिलिटी सिखाने के लिए खेला था मैं तो। ये प्रोबेबिलिटी के लिए होता है ना बेटा, वो 52 कार्ड्स आते हैं, वो 10th के टीचर रखे हैं मैंने, तो वो सर सिखा रहे होंगे। ग्लास कहाँ है? अरे वो ग्लास, वो तुम बच्चे पानी नहीं पीते? अच्छा ग्लास से पानी लेता हूं। बेटा आप लोगों के सामने दो इक्वेशन दिख रही हैं, ये एक वेव 1 और ये वेव 2, इसकी इक्वेशन है लेट्स, ठीक है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सी वेव पॉजिटिव में चल रही है और कौन सी वेव नेगेटिव में चल रही है। एक या दोनों पॉजिटिव में चल रही हैं, या फिर दोनों नेगेटिव में चल रही है, या फिर ये नेगेटिव में चल रही है और ये पॉजिटिव में चल रही है। आपका एमसीक्यू के 4 ऑप्शन बनते हैं, ठीक है? दूसरा आपको बताना है ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर वो आपस में एक दूसरे को मीट कर रहे हैं सच दैट कि वो स्ट्रेट लाइन बन गए।
और इस दौरान टाइम कितना रहा। देखो अगर क्वेश्चन ने इतने हिंट दे दिए कि वो स्ट्रेट लाइन बन गए, इसका मतलब शायद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा होगा कि एक वेव चल रही है या फिर कैसे भी देखना पड़ेगा, है ना। दूसरा आपको क्वेश्चन में हिंट देता है कि दे आर इन सेम फेज, यानी कि फेज हमेशा क्या रहने वाला है, इनका कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इतने हिंट से आपको बताना है कि पॉजिटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, हाँ, या फिर x कितना है, और या फिर नहीं बताना है कि x कितना है और टाइम कितना है, यानी कि कितने टाइम के बाद वेव मीट करेंगे और कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेव मीट करेंगी, अगर वेव की इक्वेशन ये है, राइट। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, मेरे को उसने बता दिया है सेम फेज में हमेशा रहने वाली है, इसका मतलब मेरा जो फेज है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट हो गया है, फाई की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, और फाई की वैल्यू अगर इक्वेशन में है तो मेरे पास ये दिख रही है kx माइनस ओमेगा टी वाली, यही तो मेरे पास फाई है, यही तो मेरे पास होता है। तो आप कह सकते हैं सर जो मेरे पास फाई 1 है वो मेरे पास आएगा 3x माइनस 4t, बेसिकली होल स्क्वायर कर लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो फेज है वो 3x माइनस 4t है ना, स्क्वायर इससे क्या फर्क पड़ेगा, फेज तो ये है ना, समझ में आता है। तो आप लिख सकते हो सर हमारे x की वैल्यू फाई 1 प्लस 4t बाय 3 आ जाएगी, राइट, समझ में आ रही है। अब ध्यान सुनना, जैसे जैसे आप t को बढ़ाएंगे आपका x क्या होगा, बढ़ेगा। देखो टाइम 1 ले लो तो बढ़ रहा है, 2 ले लो तो बढ़ रहा है, तो यानी कि ये वाली जो वेव है मेरी टाइम के साथ साथ आगे चल रही है, x पॉजिटिव आ रहा है, और x के पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये वाली जो मेरी वेव है ये मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही सेम इस क्वेश्चन के लिए भी मैं कर सकता हूं, y2 वाले के लिए, y2 वाली वेव का भी मैं फेज तो कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट होने की वजह से इसका जो फाई की वैल्यू है ये 3x माइनस 4t प्लस 6 हो जाएगा। यहां से अगर मैं ध्यान दूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5 प्लस 4t प्लस 6 बाय 3 इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस 6 बाय 3 इज इक्वल्स टू x, राइट। यहां तक किसी को दिक्कत, इसे प्लस कर लेते हैं, इसे माइनस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर काम नहीं बनेगा। ये ठीक है, अब ठीक चलेगा, चलेगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा इसको ध्यान से देखना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा x क्या होगा, 100% डिक्रीज हो रहा है, इक्वेशन सही कर लेना, आप समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे 3x माइनस 40, यहाँ पे 3x प्लस 40 रखना, ठीक है। तो आप लोगों के पास जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, यहाँ पर देखो t बढ़ गया तो नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी ना, तो इसलिए x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ x क्या हो रहा है, घट रहा है। बेसिकली घटने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही रहा है पर घट रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, राइट। इसका मतलब क्या है, मेरी वेव कहाँ चल रही है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, ऐसे नहीं डायरेक्ट देख के ओ ये राइट ले ले लेफ्ट ले ले। लेकिन आपने बताया कि हाँ सर, हमें ये पता था कि माइनस वाला तो पॉजिटिव जाता है। साइन अगर डिफरेंट होंगे तो पॉजिटिव। हाँ मैं यही कहना चाह रहा था कि सर साइन अगर डिफरेंट होंगे। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, वो कहानी थी आप जब y की इक्वेशन के लिए लेंगे, मैंने यहाँ पे x की वेव निकाली है, ठीक है, और मेरे को वो बताना है कांस्टेंट फेज में है तो वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इस तरीके से निकाला जाएगा x के लिए, ना कि पूरे वेव की बात। क्लियर है? अच्छा, दूसरा मैंने आपसे पूछा कितने डिस्टेंस के बाद वो मिलेंगे, यानी कि मिलने के बाद मैंने क्या बोला था, डिस्ट्रक्टिव करना है। तो बेटा इसका मतलब कुल मिला के कहानी ये है, आपके y1 प्लस y2 की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। यही तो है यार, सिंपल सी कहानी। तो आप कह सकते हो 5/3x माइनस 4t होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ यार? यहाँ पे y1 प्लस y2 करूँगा तो ये माइनस 5 कर ही देता हूँ। तुम्हारे चेहरे देख कर ना मुझे अपनी याद आ जाती है बस, जब मेरे टीचर कहते हैं ना बेटे कर लोगे,
तो मैं कहता सर यस, और जब करने बैठा था तो होता है नहीं होता ना। थैंक यू, मुझे लगा सिर्फ मैं ही बुद्धू था। चलो तो ये देखो बेटा 5/3x माइनस 4t का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 5 ये आ जाएगा ना सेम 5/3x माइनस 4t प्लस 6, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, 3x प्लस 4t माइनस 6। ठीक है, ये कहानी समझ में आती है, प्लस 2। अब मेरी बात सुनो, 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा और इधर ऊपर पहुंच जाएंगे। तो तुम्हारे पास यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके आगे x और t निकालना है। आपके पास इक्वेशन आएगी 3x माइनस 4t का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4t माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा है, एक बार x एक बार t। ऐसे केस में हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा x और t के लिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, ऐसे केस में इनके रूट्स ले लेते हैं, एक बार पॉजिटिव रूट और एक बार नेगेटिव रूट ले लेंगे। इसका मतलब क्या है, बायो वाले बच्चों की शक्ल बन गई। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ बेटा कुछ भी नहीं है, एक बार इसके रेस्पेक्ट में इसका पॉजिटिव वैल्यू लो, देखो इसका दोनों तरफ से हट जाएगा। तो आपके पास 3x माइनस 4t इज इक्वल्स टू, इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, तो पॉजिटिव में चेंज होना नहीं है कुछ, इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4t माइनस 6। मेरे हिसाब से दो चीज सेम वाली कट जाएंगी, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा इधर आके, तो माइनस 8t इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो t की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 6/8। ठीक है, ये आपके पास सेकेंड है, यानी कि इतने समय के बाद वो वेव हमें मिलेंगी, लेकिन कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मिलेंगी एक पॉइंट से, तो हमें कैसे निकालेंगे। तो भाई साहब आप क्या करोगे, आप नेगेटिव ले लोगे, इसका नेगेटिव रूट ले लोगे, यानी कि इस वैल्यू के आगे क्या लगा दोगे, माइनस। तो आपके पास क्या जाएगा, 3x माइनस 4t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस लगा, इसका नेगेटिव रूट ले रहा हूँ। ये क्या है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेकिंग पॉजिटिव रूट। कौन सा रूट ले रहा हूँ मैं, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव रूट लूंगा तो टेकिंग नेगेटिव रूट माइनस 3x माइनस 4t प्लस 6 हो जाएगा। क्या कटेगा इस बार, ये कटेगा, ये इधर जाके 6x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, यानी कि x की जब वैल्यू कितनी आएगी, 1 मीटर आएगी, तो ये मेरी वेव मीट कर रही होगी। और इस तरीके से आप लोग की कहानी मेरी जुबानी ये खत्म हो जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक किस पर, इंटरफेरेंस पर। इतना नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। अब जो हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास क्या है, इंटरफेरेंस। क्या है बेटा, इंटरफेरेंस। एक्चुअल में आप लोगों को जो भी वेव्स पढ़ाई जाएंगी ना, तो इस वेव के चलने से 2-3 इफेक्ट आप लोगों को समझने होते हैं। एक होता है इंटरफेरेंस, एक होता है बीट, एक आ जाती है स्टैंडिंग वेव। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मैं 1 बाय 1 लूंगा। मैं सोच रहा था कि पहले आपको इंट्रोडक्शन करा दूं, फिर ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये टर्म्स हैं जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें शुरुआत हम लोग सबसे पहले किसकी कर रहे हैं, इसको पढ़ने की, इंटरफेरेंस शुरुआत कर रहे हैं। इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है बेटा, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। किसका, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आफ्टर पासिंग फ्रॉम द वेव्स। यानी कि जब वेव्स में से ऐसे पास हो जाएंगी, चली जाएंगी, उसके बाद जो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। बुक की भाषा में बोलें, द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ट्रेन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। कहानी वही है, बात वही बतानी है जो हमने बताई, हमने थोड़ी सिंपल भाषा में बता दी, अंग्रेजी थोड़ी खराब है हमारी। ठीक है, तो ये कहानी है हमारे पास, द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू एनर्जी व्हेन द वेव सुपर इम्पोजेस। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन इसका जो आपके पास आता है, और जो मैंने कहा था कि 12th में भी आएगा, वो यही है। वो क्या है कि आपको बोला जाएगा मैथमेटिकल एनालिसिस करके दिखाइए फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान समझिएगा कि आप लोग दो कोई भी वेव को मान लेंगे कि आपके पास जो पहली वेव है y1, ये जा रही है a sin kx माइनस ओमेगा टी, y1 है तो मैं a1 ले लेता हूं। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखें, कंसीडर टू वेव्स y1 एंड y2 आर ट्रेवलिंग बट they do not have any
फेज डिफरेंस, यानी कि वो किस फेज में है, कौन सेम फेज में। दोनों वेव्स मेरे पास किस फेज में है, अभी सेम फेज में है बेटा। तो जब वेव सेम फेज में होंगी तो आप लोगों के पास जो y2 आएगा आगे तो बढ़ेगा, उसमें फेज डिफरेंस आएगा। फेज डिफरेंस जो पाई आया था वो हमारे पास फेज डिफरेंस, देखो जैसे अगर दूसरी वेव बताता हूँ y2, तो a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है, फेज डिफरेंस है का सेम फेज में। मैंने क्या बोला था, ये बिल्कुल वही वाली कहानी हो गई। ये फाई इस तरीके से काम कर रहा है कि अगर आप इस वेव को, मैंने आपको डायरेक्शन में कराई है इसकी, और देखा भी हमने कि ये वाला पार्टिकल है, इसके बाद फाई का मतलब इसके बाद ये वाला ये फाई है, यहाँ तो कहानी सेम है ना। तो इसके बाद जो मोशन है वो बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होने वाला है। यानी कि ये हमारे पास कैसे हैं, जिनमें कोई भी फेज और जिनमें कोई भी आउट ऑफ फेज नहीं है, सारे कैसे हैं, इन फेज के पार्टिकल, राइट, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस। और फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आया करती थी, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स आया करती थी, राइट। इसकी भी डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। अब मैंने कहा कि ये दो वेव रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू वेव सुपर इम्पोजेस, राइट। और अभी भी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, मतलब आप प्रिंसिपल सुपरपोजिशन की लाइन ऐसे भी समझ सकते हो, व्हेन डिफरेंट वेव्स y1 y2 y3 जब कंबाइन होती हैं और एक दूसरे के ऊपर पड़ती हैं तो जो आपके पास y नेट की वैल्यू आती है वो हमारे पास कंबाइन इफेक्ट होता है। यही मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, राइट। समझ में आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। अब मेरे पास y1 वाली वेव ये है, y2 वाली वेव ये है, ठीक है। ऐसी जगह पे तो नहीं पड़ रहा जहां पे रिफ्लेक्शन आ रहा हो, साफ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो y2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, y1 की आ गई। अब आप क्या करेंगे, अप्लाई कर दीजिए क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लगाएंगे बेटा तो आपके पास क्या होगा, y1 प्लस y2, इन्हें बंद कर ले, y1 प्लस y2, ठीक है। अब अगर मेरे पास y1 प्लस y2 को मैं ऐड करूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते समय पहले वाले केस में तो a1 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, जोड़ा ही तो है मैंने, और तो कुछ करा ही नहीं है। अच्छा, ये साइन का एक फंक्शन है पूरा a, और ये साइन का फाई मतलब दूसरा फंक्शन है। कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हो, साइन kx माइनस ओमेगा टी को अगर मैं a मान लेता हूं और फाई को b मान लेता हूं तो मेरे पास क्या ये साइन a प्लस b जैसा कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को, जिसमें kx माइनस ओमेगा टी मेरे पास क्या है, पूरा a, और जो फाई है वो मेरे पास क्या है, b। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इतना तो मैंने बायो वाले बच्चों को भी बता रखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि मेरे पास ऐसी इक्वेशन शायद यहां पर दर्शाती हुई नजर आ रही है, दिख रहा है, तो इसको मैं खोल सकता हूं, ठीक है। तो आप खोल दीजिए बेटा इसको, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू, इसको तो ऐसे ही रखना है, a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन a cos b, a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी साइन a cos b प्लस cos a साइन b, a2 cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन इंटू साइन फाई। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक दिख रहा है बोर्ड में, कोने तक दिख रहा है ना सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं, कैमरा में सब कुछ दिख रहा है ना, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको इस वाली इक्वेशन को इधर ले आओ, ठीक है, और जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लो, और जो कॉमन आ सकता है उसे आप क्या ले लो, कॉमन ले लो, ठीक है।
तो वो आ जाएगी बेटा sin फाई वाली, ठीक है। उस इक्वेशन को इधर ले आओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास sin kx माइनस ओमेगा टी, sin kx माइनस ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, sin ये वाली इक्वेशन ले लो, sin kx माइनस ओमेगा टी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉमन, और मेरे पास इधर से क्या बचेगा a1 प्लस a2 टाइम्स ऑफ cos फाई प्लस a2 टाइम्स, ये तो बिल्कुल सेम है, cos सॉरी कुछ तो बच रहा है ना, वो तो पूरा बच ही रहा है, a2 टाइम्स cos kx माइनस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये आपके पास y1 प्लस y2 कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरे पास जो फंक्शन है, यानी कि इनको हटा दो, फेज को हटा दो, इसका cos ओमेगा टी छोड़ दो, बाकी जो फंक्शन बचे इसमें क्या बचा है a1 प्लस a2 cos फाई, और इसमें क्या बच रहा है a2 sin फाई। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं बेटा? मैं फेज हटाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे पास ये वाला एक फेज में और सेम फेज में, और इधर क्या बचेगा ये वाला, ये हटा दूंगा मैं, ये सेम फेज में है। तो मैं कहता हूं इसको मिटा दूं प्लीज, ये मेरे को जगह चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूं, मैं कुछ चीजें यहां पे लेट करता हूं कि लेट मेरे पास आएगा a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल्स टू, लेट से मैं मान लेता हूं r cos थीटा, राइट। और दूसरी टर्म से मेरा क्या था a2 टाइम्स sin फाई इज इक्वल्स टू r sin थीटा। चलेगा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं और ये इक्वेशन क्या मान लेता हूं मैं, सेकंड मान लेता हूं। इन दोनों इक्वेशन को बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, देखो इसको इधर ऐड करूंगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेके cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकता हूं? तो मेरे पास बच जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को खोल दूं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। चलेगा? प्लस 2a1 a2 cos फाई, 2a1 a2 cos फाई, भाई a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसको मैंने लिखा कि मुझे इससे कॉमन लेना है, a2 स्क्वायर कॉमन लेना है। तो आपके पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा, वो मेरे पास क्या आ जाएगी a1 स्क्वायर प्लस, यहाँ से a2 दोनों से कॉमन ले लिया, सेम वही कहानी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो a2 स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, ब्रैकेट में वो लाइन नहीं लिख रहा क्योंकि ये 1 हो जाएगा ना बेटा, a2 कॉमन ले ली तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 2a1 a2 cos फाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई दुविधा संकट कोई दिक्कत, आगे चल सकते हैं? ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बनेगा? यस, मेरे हिसाब से बन रहा है, कोई दिक्कत वाली चीज तो नहीं होनी चाहिए। एक तो ये याद रखिए, और एक ही इक्वेशन मान लीजिए आप, थर्ड मान लीजिए, राइट। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज बेटा, r जो आया है ये रिजल्टेंट आया है तो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट। तो आपको पता रहना चाहिए कि जो आपकी इंटेंसिटी है, आई किसको नोट कर रहा हूं मैं, इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है बेटा हमारे पास एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। आई किसके प्रोपोर्शनल रहता है बेटा हमारे पास, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। अब अगर मेरा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है, तो जहां जहां पे भी स्क्वायर है मैं वहां पे क्या लिख सकता हूं, आई। तो यानी कि आया तो रिजल्टेंट किसका, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट है। समझ पा रहे हैं मेरी बात बेटा? तो आर स्क्वायर को इसके आगे मैं यहीं पे कर देता हूं, चलो, i इज इक्वल्स टू, आर स्क्वायर को आई लिखा है, a1 स्क्वायर लिख सकता हूं i1 प्लस a2 स्क्वायर लिख सकता हूं i2 प्लस
A1 क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, रूट आई। समझ पा रहे हो? वहां देखो A का मतलब रूट आई हो जाएगा ना, तो सिर्फ अगर A दे रखा हो तो रूट आई, तो प्लस 2 अंडर रूट आई 1 रूट आई 2 cos 5। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? पक्का? आगे चल सकते हैं? ठीक है। अब आपके पास अगर कोई पूछता है कि आपकी जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम कब होती है cos फाई की वैल्यू पे, 1 पे नहीं, cos 0 पे। cos 0 पर तो ठीक है, cos 0 पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। लेकिन यही चीज अगर आपसे रिजल्टेंट पूछेगा, अभी ये मैं और आगे डिटेल में लेके जाऊंगा, अगर यही चीज पूछता है आपसे कि आपका जो रिजल्टेंट है, वहाँ पे आई कैसे आ रहा है आज की जगह? मैंने यही तो बोला, अभी रिजल्टेंट को वो देखो वहां पर आर क्या है, बेसिकली एम्पलीट्यूड का तो रिजल्टेंट है। समझ में आ रहा है? अभी इसका ये कहानी क्या है ना कि वो cos फाई की वैल्यू बदलनी है सारी, और मेरे को मिटाना पड़ेगा, बोर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट डेस्ट्रक्टिव समझाना है, फिर उसका पार्ट डिफरेंस समझाना है। ठीक है, तो आप इतना नोट करो, फिर मैं आगे कराता हूं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, नेट रिजल्टेंट इक्वेशन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 फाई की वैल्यू क्या है अभी, फाई की वैल्यू नहीं पता, अभी थम जा। हम क्या निकालते हैं? अब मैक्सिमम और मिनिमम, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस, ये मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस है। फिर आपसे पूछेगा पहले मैथमेटिकल एनालिसिस का दिखाओ, फिर कहेगा शो द आल्सो शो द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्वेश्चन है पूरा। अब आपने इंटरफेरेंस निकाल दिया है, अब आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सीखें। ओके बेटा, तो हम लोगों ने क्या निकाल दिया है अब तक, रिजल्टेंट निकाल चुके हैं। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या वैल्यू आई थी रिजल्टेंट की, एक बार बोलना जरा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, शाबाश शाबाश, हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। ये हमारे पास आई थी, जो हमारे पास वैल्यू आई थी। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पर देखो जरा, मैं अगर इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करता हूँ, सेकंड को डिवाइड करता हूँ फर्स्ट से, तो मेरे पास डायरेक्शन आ जाएगा इसमें। क्यों, डायरेक्शन का मतलब क्या है, टेन थीटा आ जाएगा ना, तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू a2 sin phi बाय a1 प्लस a2 cos phi। निकालने के लिए पूछ लेता है क्वेश्चन में, राइट? कोई बड़ी चीज तो है। अब आपसे पूछेगा कि ऑल्सो शो द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो ऑल्सो की जगह ऑल्सो हो गया है, और बच्चे बढ़ रहे हैं, कुछ और ऑल्सो हो रहा है। अबे निकल गया मुझसे, कर ले, क्या करेगा। ठीक है, अब हमारे पास वापस आते हैं बात पे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, अंग्रेजी तो हमारी कभी अच्छी थी नहीं। चलिए, यहां पर आप लोगों के सामने मैं आपसे कहता हूं, वेव 1 ये थी और वेव 2 मेरे पास भी यही थी, राइट? अब याद रखना, इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, और ऐसे केस में मेरा फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इनका जो एम्पलीट्यूड बनेगा, देखो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो जो नेट रिजल्टेंट बनेगा, तो मेरे पास ये बनेगा। ये वाली वैल्यू जो आएगी, ये अगर मेरे पास वेव a1 है, ये a2 है, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगी a1 डैश, ये आ जाएगी a2 डैश। तो ये वाली जो वेव आएगी मेरे पास आएगी a1 प्लस a1 डैश, और ये वाली जो मेरे पास वेव आएगी, ये कौन सी आएगी, a2 प्लस a2 डैश, लेकिन लेंगे मॉडी पर है तो नेगेटिव की। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जब भी हमारे पास फाई 0 रहता है, उसके केस में अगर वेव हमारे पास ऐसे ट्रेवल कर रही है, वेव 1 और वेव 2, तो अगर मेरे पास दोनों वेव मिलकर कुछ ऐसा फेज दिखा रही है, कुछ ऐसा जलवा दिखा रही है, तो ये जलवा कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, तो जो इंटरफेरेंस मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुई, जब ये वेव इसके ऊपर पड़ी तो दोनों बिल्कुल हमारे पास सेम फेज में थे, दे आर इन फेज, फाई 0 है, ठीक है। तो इन फेज होने की वजह से इसके साथ एड ऑन हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो गया, तो हमारे पास ये वाली वेरिएबल हुई। समझ में आता है? तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं, इसको
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन ध्यान रखना, जो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल वन, देन द इंडिविजुअल इंटेंसिटी या इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से हमेशा जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़ा ही आएगा। दिख ही रहा है आपको, कंस्ट्रक्टिव है, समझ में आती है कहानी। लेकिन अगर यही चीज आप लोगों के पास ऐसे बोल दी जाती कि आपके पास वेव 1 ये है, यहाँ पे ना बना के दूसरा बना दिया मैंने, और आपकी जो वेव 2 है वो कुछ इस तरीके से है, राइट। तो जो आपके पास यहाँ पर आता भी अगर बिल्कुल इक्वल तो स्ट्रेट रह जाती, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट रह जाती, लेकिन अभी मैंने क्या कर रखा है, नीचे में बड़ा बना रखा है और ये बड़ा बना रखा है। तो कुल मिलाकर जो मेरे पास वेव आएगी कुछ ना कुछ तो चलेगी। यहाँ पे तो नीचे बड़ी है, तो ये मेरे पास जो वेव आएगी हल्की से कुछ इस तरीके से हो जाएगी, होगा तो एडी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैंने क्या बोला था, होना एडी है, वेव का होता है एडी है, बट ये तो डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है एक्चुअली, फाई की वैल्यू क्या है, पाई है, यानी कि दे आर आउट ऑफ फेज। बताया था मैंने आपको, जब पाई की वैल्यू पाई पे होती है तो हमारे पास क्या कहते हैं, दे आर आउट ऑफ फेज। और जब आउट ऑफ फेज में तो हमारे पास एक कहानी होती है, कौन सी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कौन सी हो गई बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। और अब यहां पर आप लोग मेरे को एक चीज बड़ा ध्यान से बताइए, जो मेरे पास फाई का टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी टर्म्स में हो रहा है, कॉस की टर्म्स में हो रहा है। और अगर कुछ बोल भी लिया करो, लाशों की तरह बैठे रहते हो क्या, हाँ बोलने के बाद कॉस फाई, ठीक है, ठीक है। तो बेटा जो पूछा है उसका ठीक है बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, अब तू बता बेटा, कॉस फाई की जो वैल्यू है मैक्सिमम कब होती है, 0 पे। गुड, यानी कि हमारे पास जब कॉस फाई की वैल्यू 0 पे 1 होती है, तो बेटा मुझे बस ये बताओ ये अपने फंक्शन रिपीट कब करता है, बताओ, एन पाई के बाद। गुड, यानी कि आपके पास जो वैल्यू है पाई की एन पाई, परफेक्ट है कि कॉस जो भी होगा जब भी पाई पे आएगा तो हमारे पास एक आएगा अपने फंक्शन रिपीट करेगा, ठीक है। और एन पाई पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, गलत हो गया सर शायद आपका, मेरे हिसाब से 2n पाई पे करता है, क्योंकि एक जगह -1 आएगा ना बेटा, 180 हो गया था, सुनने में आया था आपके पास मैथ्स थी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अगर मैं सही गलत तो बता देना बेटा, वैसे मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि मेरे पास तो मैथ्स नहीं थी, मैं तो हर वीडियो में बता देता हूँ। फाई इज इक्वल टू 2n पाई, ये वैल्यू उसके लिए जब मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है। बेसिकली मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करना चाह रहा हूँ। फाई की वैल्यू कितने आने वाली है, 2n पाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बता दो बेटा, क्योंकि 2n दो n की वैल्यू आप 1 रखिए, 2 रखिए, 0 भी रख दीजिए। तो देखो cos पाई की वैल्यू cos 0 रखोगे तो 1, फिर हमारे पास 2 1 या 2 पाई, 4 पाई, इस पे हमारे पास सब जगह 1 होता है, ठीक है। तो यानी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर केस डाल देना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2n पाई होती है, क्लियर है। अब अगर मैं यहां पर अपनी इक्वेशन उस समय मिटा दी, अच्छा मेरे को बताओ, मैं आपको पाई की जगह पर क्या लिख के बताया था, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स बताया था। और डेल्टा एक्स क्या होता है, उसमें पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस कैसे आया था मैंने बताया था आपको, 2 वेव चल रही थी, ये वाली कहानी बताई थी, जब पहुंचनी एक ही सोर्स पे थी और उसके बाद ये वाला डिफरेंस आया था, ये बेसिकली ये वाला पाथ डिफरेंस था, याद आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास फेज डिफरेंस आए थे। सारी कहानी बता चुका हूं आप लोगों को, राइट। अच्छा तो फाई की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 2n पाई, फाई की 2n पाई आई है ना, इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा ऑफ डेल्टा एक्स। मेरे हिसाब से 2 पाई बाय 2 पाई गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा मेरे पास, एन लैम्डा। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है बेटा, 12th में ही पूछा जाता है, इवन बोर्ड से ही पूछ लेते हैं कि आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास किस टर्म से वेरी करता है, तो एन लैम्डा की टर्म से वेरी करेगा। किस केस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। लेकिन क्या यही चीज हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होगी, तो आंसर है नो।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास फेज डिफरेंस कितने पे है, पाई पे, और पाई का मतलब है कि मेरे पास ये वैल्यू -1 आने वाली है। समझ में आ रहा है? अब पहले कंस्ट्रक्टिव का क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास जो है इस पे आता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव के केस में मेरे पास इक्वेशन चेंज थोड़ी कर सकता हूँ बेटा, मैं इक्वेशन तो ही रहने वाली है। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में r² मैक्सिमम रखना है, तो मेरे पास फाई की वैल्यू हमारे पास जो है 1 रहेगी। तो जब ये हट जाएगा तो मेरे को आप ये बताओ r² = a1² + a2² + 2a1 a2 हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? पक्का? अब इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जब ये कहानी आप लोगों ने पढ़ ली है तो आप लोगों के पास इसको शायद ऐसे लिखना उचित है। चलेगा भाई? r² क्योंकि a + b का होल स्क्वायर, मैंने a + b का होल स्क्वायर लिख दिया। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस r = a1 + a2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास वही डायरेक्शन चल रही है अभी तक, मैं लंबी है थोड़ी सी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। किसका आता है सेकंड केस? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बेटा पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू -1 का फंक्शन कब रिपीट होता है बेटा? n पाई पे होता है। मेरे हिसाब से 2n - 1 पाई पे होना चाहिए बेटा। क्या ये सही है या यही सही है? यही सही है ना? फिर ठीक है। तो बेटा आप, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता सच्ची, मैं तो मैथ्स वाला से कंफर्म करता हूँ। पाई = 2n - 1 पाई। जी हाँ, इस पे जो है हमारे पास ये -1 आता है, चेक कर लो ना। देखो बेसिकली पाई पे 180 cos 180 कितना होता है? -1। फिर 3 पाई पे आएगा तो -1 आएगा, क्योंकि 2 पाई और 4 पाई पे +1 आता है। समझ गए? अच्छा हाँ जी। तो ऑड वाले मैंने आपको वहाँ बताया था ना, ऑड वाले आएंगे, किसी बच्चे ने मेरे को बताया था शायद, हाँ उसने बताया था मेरे को कि सर ऑड वाले ऐसे याद रख लो, ऐसे याद नहीं रखने। यहाँ आपके पास सामने प्रूफ आ गया ना कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव समझाया ना, वहाँ पे भी था जब आपको मैं पार्ट डिफरेंस समझा रहा था, तो मैं कहा था आगे आएगा, और देखो आज तो पूरा फुल प्रूफ है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास फाई की आ जाती है तो अगेन फाई की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? तो डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n - 1 टाइम्स ऑफ पाई = 2 पाई बाय लैम्डा ऑफ डेल्टा x। कंस्ट्रक्टिव की है ना? ये डिस्ट्रक्टिव की है बेटा, पाई की यहाँ पे -1 आ रही है, कंस्ट्रक्टिव की ये रही, खत्म हो गई। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए ये रहा फॉर डिस्ट्रक्टिव, पाई की वैल्यू इतनी आई। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या आई थी पाई की वैल्यू? 2n पाई, वहां देखो ये रहा कंस्ट्रक्टिव का। ठीक है, पाई से पाई गया, और क्या बच सकता है? मेरे हिसाब से तो ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। 2n - 1 लैम्डा बाय 2, ये आप लोगों के पास डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी, जहां पे डेल्टा x क्या है? पाथ डिफरेंस। समझ में आता है? अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपका क्या आएगा? मिनिमम कब होगी? देखो यहाँ तो मैक्सिमम हो रही थी, तो यहाँ पे क्या आएगा? मिनिमम कब होगी? मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे इस इक्वेशन को यहाँ पर मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, और ये वैल्यू मिनिमम होती है -1 पे, और अगर मैं इसे -1 लिखता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2a1 a2। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस r² = a1² + a2² -2a1 a2 हो जाएगा। cos फाई तो -1 लिख दिया ना मैंने, समझ में आया? cos फाई की वो वैल्यू मैंने क्या कर दी? -1, और -1 आने की वजह से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। इसका मतलब आपके पास r डिस्ट्रक्टिव और r कंस्ट्रक्टिव, तो r डिस्ट्रक्टिव की वैल्यू आप लोगों के सामने क्या आ जाएगी? a1 - a2 का होल स्क्वायर। चलेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट आपसे पूछ जाता है रेशियो क्या है इसका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का? तो बेटा RC/RD = a1 + a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 - a2 का होल स्क्वायर = √I1 + √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 - √I2 का होल स्क्वायर।
इस तरीके से आप लोगों के पास छोटी सी जो डेरिवेशन थी वो खत्म हो जाती है। और मेरे हिसाब से अगर मैं हट जाऊं, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा एक बच्ची को, तो बेटा मैं हट गया हूं, आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से आज की क्लास काफ़ी है, इतनी, इससे ज़्यादा कुछ करना है क्वेश्चन वगैरह अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच। फिर से वहाँ स्क्वायर लगाना भूल गए। कहाँ यार? अच्छा बेटा, अब आपने अब गलती पकड़ी है तो पहले बता दिया करो। ये जो स्क्वायर है मैं सारे लगाना भूल गया हूँ, प्लीज इन सबको स्क्वायर कर लीजिएगा। ये आर डी का स्क्वायर है, आर सी कहाँ गया? आर सी तो लगाया हुआ है, यहाँ पे भी ये कर लेना प्लीज। चलेगा? अब इनको रूट में डाल देना सबको, बड़े में ऐसे ही कर लोगे, ये तो कर लोगे, तो ठीक है। ठीक है, अब खत्म है पक्का वाला लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।